हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है आई थिंक आज। ठीक है, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने राउट्स लॉ के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। आई बात समझ में? आपको बताया था उनके प्रेशर का एक ग्राफ आया था, और वो ग्राफ क्या था? वो ग्राफ इस तरह से आया था कुछ निकल के कि ये आपके किसका था, ये प्रेशर का था और ये आपके मोल फ्रैक्शन का था। ठीक है, और ये कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरह से देखने मिला था आपको। कुछ इस तरह से ये ग्राफ आपका आया था, ये रोल्स लॉ का ग्राफ था। ठीक है, ये आपके पी ग्राफ नंबर 1 था, ये ग्राफ नंबर 2 था, सॉरी ये 2 था, ये 1 था, और उसके अलावा ये आपका ग्राफ नंबर 3 यानी टोटल प्रेशर का ग्राफ था। ये हमने रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था आपका। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या शुरू करते हैं? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगली कड़ी में। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। मैंने कहा था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो जब उसका सॉल्यूशन तैयार होता है, चूंकि सरफेस पे वोलेटाइल जो आपका सॉल्वेंट होता है उसके मॉलिक्यूल का नंबर घटता है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उससे वेपर प्रेशर में क्या आती है? कमी आ जाती है। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हालांकि उसे आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर डिटेल में पढ़ने वाला है, लेकिन मैंने बताया था वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। आई बात समझ में? खैर, अब चलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसकी तरफ को? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, रोल्स ने हमें एक ग्राफ दिया था। ठीक है, रोल्स ने हमें ये ग्राफ दिया था। ठीक है, अब इसी ग्राफ को बेसिस मानकर हमने दो तरह के सॉल्यूशन डिटरमाइन करने की कोशिश करी। एक सॉल्यूशन आइडियल हो गया और एक हो गया नॉन आइडियल। मतलब जो इस ग्राफ को हर टेम्परेचर, हर कंडीशन, हर रेंज पे, हर टेम्परेचर, हर कंडीशन, हर प्रेशर पे, यानी किसी भी जगह पर आप इसे कैलकुलेट कर लो, किसी भी जगह पर, किसी भी कंडीशन में, किसी भी रेंज में आप इसे कैलकुलेट करें, तो इस कंडीशन में उस सॉल्यूशन का ग्राफ अगर इस तरह से आ रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं विच फॉलोज रोल्स लॉ। क्या करते हैं? वे रोल्स लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, ओवर दी एंटायर रेंज, ओवर दी एंटायर रेंज। एंटायर रेंज का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में आप उसे देख लो, वो हर कंडीशन में क्या करेंगे? रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? इस तरह के सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो, हम यहाँ पर रोल्स लॉ के अंदर हमने क्या मेजर किया था? हमने यहाँ पर देखा था प्रेशर को, देखा था। क्या देखा था? प्रेशर को, और उसका जो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन था, इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको रोल्स लॉ के अंदर और हेनरी लॉ के अंदर ये देखा था। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? तो और ये भी बताया था मैंने आपको कि हेनरी लॉ जो है, वो रोल्स लॉ जो है, वो स्पेशल केस है किसका? हेनरी लॉ का। जो आपके हेनरी लॉ ने था वो जनरलाइज वे में सभी के लिए लगाया था, सभी गैसेस के लिए, गैस इन लिक्विड टाइप के सभी सॉल्यूशन पे था, लेकिन यहाँ पर केवल वोलेटाइल कंपाउंड को स्टडी किया था। किसने? रोल्स ने। आई बात समझ में? तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो एंटायर रेंज पर क्या करते हैं? एंटायर रेंज पर रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं टेम्परेचर कंडीशन में। उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कि जितना प्रेशर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी जितना प्रेशर आपने क्या किया है? एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया है, उतना ही प्रेशर आपका कितना होना चाहिए? वो थ्योरेटिकल प्रेशर भी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। सर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अब देखो, ये जो पीटी है, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हमने कैलकुलेट किया था। ये हमने किया था कॉपी और पेन के ऊपर। ठीक है, इसमें आपकी जो वैल्यू आ रही है, यानी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वैल्यू, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस वैल्यू में, यानी जो आपने कैलकुलेट करी है कॉपी पेन के ऊपर और जो आप लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, उस वैल्यू में माइनर सभी 1% का भी, 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यानी पहली कंडीशन तो यही होगी कि जो प्रेशर आप थ्योरेटिकल यानी कॉपी पेन के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटेड प्रेशर हो गया, आपका थ्योरेटिकल प्रेशर हो गया, वो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर या ऑब्जर्व प्रेशर के से क्या होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरी पॉइंट ये हो गया कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर 0 होना चाहिए, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम में चेंज होने का मतलब क्या है? आपने एक लिक्विड ए लिया, एक लिक्विड बी लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया? ए बी। तो अगर आपने ये 5 ml लिया, डी को भी आपने 5 ml लिया, तो टोटल कितना है? ये 10 ml लिया,
ठीक है। ये AB भी कितना आना चाहिए, 10 ml ही आना चाहिए। यानी आपके जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है वो और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। आप बोलो सर ऐसे चेंज हो सकता है क्या, जब हम एक चीज़ 5 लेंगे एक चीज़ 5 लेंगे? देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? वे सॉल्यूशन जो है आपस में उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, या और ज़्यादा लूज हो जाता है जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यानी दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा तो डेल्टा भी चेंज मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हो गया कि फाइनल वॉल्यूम V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पर फाइनल भी 10 है और इनिशियल भी 10 है। ठीक है, फाइनल भी 10 है इनिशियल भी 10 है, दोनों का वैल्यू दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपके आइडियल सॉल्यूशन की, ये होगी। तो पहली क्या होगी, पहली होगी जो प्रेशर आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हो वो थ्योरेटिकली इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल वैल्यू सेम आनी चाहिए। दूसरी चीज हो गई डेल्टा V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी। अब चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है, देखो एक तो आपका ये A और A है, इस तरह से मिलेगा, B और B है, इससे आपने सॉल्यूशन बनाया, ये बनेगा आपका 2AB बनेगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। एंथैल्पी मतलब एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी देनी पड़ रही है रिलीज करनी पड़ रही है, उसे क्या बोलते हैं, उसे एंथैल्पी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो ए लेट अस सपोज कि आपको पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं, नए बॉन्ड बनाने हैं। ए के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने कितनी एनर्जी खर्च करी, 10 जूल की एनर्जी खर्च करी। ठीक है, बी और बी का बॉन्ड देने के लिए आपने कितने जूल की एनर्जी कंज्यूम करी, 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम करी। ठीक है, अब ए बी के बीच की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ए बी के बीच की एनर्जी होनी चाहिए 2 × 10, मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने के लिए जिस एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान से देखिए, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। आई बात समझ में? एनर्जी रिलीज कब होगी, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो जो आपके एनर्जी जो आपके रिलीज होगी बॉन्ड के बनने के दौरान, जुड़ने के दौरान, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। लेकिन आप बोलो सर 10 10 10, यहाँ पर तो 20 हो गई, यहाँ पर 10 हो गई, लेकिन देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भी तो है ना, तो एक की 10 हो गई, दो की कितनी हो गई, 20। इनिशियल इधर कितनी हो गई, 20। तो डेल्टा H की वैल्यू रिजल्टेंट क्या हो गया, 20। तो डेल्टा H का मतलब यही हो गया कि आपको जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या हो गया, वो 0 हो गया, वो चेंज नहीं हुआ है। समझ में आई बात, क्लियर है? अब अगली चीज क्या है, लास्ट पॉइंट इसका है, लास्ट पॉइंट इसका बचता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके। किसको लेके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। ठीक है, और आज चूंकि अभी रोजा खुलने वाला है तो आज मैं इतना ही लेक्चर लूंगा ये आइडियल सॉल्यूशन का। उसके नेक्स्ट लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, उसमें पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, और फिर उसको समराइज कर दूंगा, दोनों की एक टेबल बनवा दूंगा जिससे आपका सारा काम पॉसिबल हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट आपका ये हो गया, इधर लिख दे रहा हूँ साइड में मैं। चौथा पॉइंट में हो गया कि देखिए जैसे कि इंटरमोलिकुलर, ध्यान से देखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी हमेशा बराबर होनी चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। ये क्या हो गया सर, ये क्या लाइन बोल दी? देखो, ए और ए के बीच में जो भी फोर्स है, बी और बी के बीच में जो भी फोर्स है, वो ए और बी के बीच की फोर्स के हमेशा बराबर आनी चाहिए। वैल्यू दिखा भी रखी, दैट मीन्स कि अगर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो ए और बी के बीच की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट तो 20 ही आएगी, 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि ए और ए के बीच की एनर्जी का, ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 10 है। बी और बी के बीच का कितना हो गया, 10 है। तो ए और बी के बीच का कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब कि जो भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करती है, यानी इन चारों कंडीशन को फॉलो अगर कोई भी सॉल्यूशन कर रहा है किसी भी कंडीशन पे, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना, ध्यान से देख लो कि पहला ये है कि जो प्रेशर आप कैलकुलेट कर रहे हैं थ्योरेटिकल और लैब के अंदर, वो बराबर होना चाहिए। दूसरा, केमिकल रिएक्शन या सॉल्यूशन बनाने के दौरान वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज ना होना चाहिए। सॉल्यूशन बनाने के दौरान एंथैल्पी का कोई नेट चेंज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो आप जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट रह रहे हैं, सॉल्यूट के बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपके सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले, उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और टेक्निकली आपके आइडियल सॉल्यूशन नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट बहुत बड़े लेवल पे, बहुत काफी
बड़े अमाउंट में डाइल्यूट कर दे तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हो गया आपके जैसे कि बेंजीन हो गया एंड टॉलुइन हो गया। बेंजीन क्या हो गया, ये लो, ये बेंजीन रिंग हो गई, और टॉलुइन क्या हो गया, टॉलुइन में बेंजीन रिंग में ऊपर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ये आपके टॉलुइन हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट का ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये है। अगर आपने इसे डाइल्यूट कर दिया इनफाइनाइट लेवल तक का तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। उसके बाद में क्लोरो इथेन हो गया या क्लोरोबेंजीन हो गया प्लस ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में एन हेप्टेन हो गया, हेप्ट मतलब 7 वाला एल्केन वाला, और एन हेक्सेन हो गया, ठीक है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने वाला है। आई बात समझ में। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं, रोज़ा खोलने का टाइम हो गया। आप लोग भी अगर कोई रोज़ा रखने वाला हो, रोज़ा खोलने वाला हो तो रोज़ा खोलें। सुबह लेट हो गया था मैं, ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, वरना पूरा का पूरा लेक्चर मुझे एक उसमें वीडियो में रिकॉर्ड करना था, लेकिन शेड्यूल डाल चुका था तो इसलिए मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन अगर आपके समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा बड़े अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।